हेलो एवरीवन, आई एम नैना श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। जी हाँ, क्रैकडाउन सीरीज़ के अंतर्गत, बैंकर्स बाबू सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में, क्या होती है वर्ब। और उसके साथ ही साथ मैं आपको आज वर्ब पे मिनिमम 40 क्वेश्चंस यानी कि कम से कम 40 क्वेश्चंस के MCQs करवाऊंगी, जिससे वर्ब का जो टॉपिक है आपका वो पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट की कंडीशन आपको वहाँ नहीं रहेगी। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि भाई वर्ब होती क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं वर्ब की बात करूं, वर्ब को डिफाइन करूं कि वर्ब किस रूप में है या वर्ब की डेफिनेशन क्या है, तो वर्ब का मतलब अगर हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि भाई वर्ब का मतलब होता है क्रिया, या फिर आप कह सकते हो कि कोई कार्य, कोई काम जो हम करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। बिल्कुल आप लोग ने सही बोला, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कुछ अलग चीज़ें बताने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि वर्ब का मतलब क्रिया, काम, टास्क बिल्कुल होता है वर्ब, यानी कि भाई कोई भी काम जो हम करते हैं। लेकिन ये जो होती है किसी इवेंट को, किसी स्टेट को भी रिप्रेजेंट करती है। यानी कि वर्ब जो होती है डियर, वो केवल काम ही नहीं होता, किसी कार्य को ही वर्ब नहीं कहते। कार्य के साथ साथ आप किसी घटना को या फिर किसी भी स्टेट को भी आप क्या कह सकते हो, वर्ब कह सकते हो। यानी कि अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, एन इवेंट और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि आप ये ध्यान रखना कि केवल कार्य को ही वर्ब नहीं कहा जाता, कोई घटना हो रही है, कोई स्टेट, कोई स्थिति है तो उसे भी हम वर्ब कहेंगे। मैं आपको इन तीनों का एक एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि दे स्टडी हिस्ट्री, तो डियर यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ी जा रही है, यानी कि स्टडी क्या हो गया, वर्ब हो गया। दे आपका सब्जेक्ट है और ये यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया। तो देखिए काम क्या हो रहा है यहाँ पर, वो लोग इतिहास पढ़ते हैं, दे स्टडी हिस्ट्री, वे इतिहास पढ़ते हैं। तो डियर एक्शन का मतलब ये काम हो गया, भाई वो लोग क्या करते हैं, वो इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने दूसरी चीज़ आपको क्या बोली थी, इवेंट। वी सेलिब्रेट दिवाली, भाई हम दिवाली मनाते हैं। तो सेलिब्रेट करना क्या होता है, वर्ब होता है। लेकिन ये क्या है भैया, एक इवेंट है, एक अवसर है, एक त्यौहार है, एक कोई आप कह सकते हो एक मौका है, इवेंट है। अब मैंने तीसरी चीज़ क्या बोली थी आपको, स्टेट। देखिए आई स्लीप एट नाइट, भाई मैं रात में सोता हूँ। तो स्लीप, सोना, जागना, ये सब क्या होते हैं डियर, ये स्टेट होते हैं। भाई अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जागा हुआ हूँ। सुबह में क्या कर रहा था, मैं सोया हुआ था। तो स्लीप एट नाइट ये स्टेट कहलाते हैं। भाई सोना, जागना, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके स्टेट कहलाएंगे। यहाँ पर डियर स्टेट का मतलब MP UP छत्तीसगढ़ वाला नहीं है। यहाँ पर स्टेट का मतलब है स्थिति से, पोजीशन से, भाई आप अभी किस स्टेट में हो, किस अवस्था में आप हो। इसके अलावा डियर अगर मैं बात करूँ नाउन के प्रकार की, वर्ब के प्रकार की, तो वर्ब 7 प्रकार की होती है। वैसे आप जब किताबों में देखते हो तो वो लोग केवल 2 तरह की प्रकार के वर्ब बताते हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। लेकिन डियर मैं आपको बताती हूँ कि वर्ब जो होती है एक्चुअली 7 तरह की होती है। पहली होती है आपकी रेगुलर वर्ब, जिसे आप नियमित कहते हो। दूसरी होती है इर्रेगुलर, यानी कि अनियमित क्रिया। इसके अलावा तीसरी होती है हमारी लिंकिंग वर्ब, यानी कि जो लिंक करती है, लिंक मतलब जोड़ती है। ठीक है, इसके बाद होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, जब आप लोग किसी किताब में पढ़ते हो तो आपको केवल 2 तरह की वर्ब बताता है वो, कि भाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यकीन मानिए कि वर्ब इतने तरह की होती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा डियर आप लोग ने जब टेंस पढ़े हैं तो आप लोग वहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हो, और उस हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलता है कि भाई आप किस टेंस में बात कर रहे हो। अगर आप इज MR का यूज़ कर रहे हो तो पता चलता था कि भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर आप हैज़ हैव का यूज़ कर रहे हो तो पता चलता था भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर आप डियर विल शैल का प्रयोग करते थे तो पता चलता था कि यार ये फ्यूचर से आए हैं। तो कहीं ना कहीं टेंस का निर्धारण हम हेल्पिंग वर्ब के द्वारा किया करते थे। तो उसी हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, यानी कि आपकी सहायक क्रिया। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, टेंस में करते हैं, सारे टेंसेस में। ठीक है, लेकिन डियर इसी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, इसी सहायक क्रिया का प्रयोग हम किसी संभावना को बताने में, किसी इच्छा को बताने में,
या फिर किसी नैतिक ड्यूटी या फिर कर्तव्य को बताने में भी करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम हेल्पिंग वर्ब कब से कर्तव्य बताने लगी, कब से इच्छा बताने लगी, कब से संभावना बताने लगी? तो डियर बिल्कुल बताती है, लेकिन फिर उस हेल्पिंग वर्ब का नाम बदल के मॉडल वर्ब हो जाता है। यानी कि मॉडल जो आप पढ़ते हो कैन, कुड, मे, माइट, डियर, दे ऑल आर ऑक्सिलरी वर्ब, ये लोग भी एक तरह की हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, लेकिन इनका काम होता है कोई पॉसिबिलिटी बताना, सामर्थ्य बताना, कर्तव्य बताना, इच्छा बताना, ये सब कुछ। ठीक है, याद करिए कि आप हमेशा मॉडल लिखते थे, उसके बाद आप केवल सीधा वर्ब की फॉर्म लगाते थे, यानी कि वहाँ पे आपका मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता था और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम किसको लगाते थे? वर्ब को। ठीक है, तो डियर जो जितने भी मॉडल्स होते हैं वो भी एक वर्ब होते हैं, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पर साथ साथ लिखा है। ठीक है, जब भी कोई इच्छा बताई जा रही हो, भाई कोई कर्तव्य, कोई मोरल ड्यूटी बताई जा रही होगी, तो वहाँ पर भी हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर उस हेल्पिंग वर्ब का नाम हो जाता है मॉडल वर्ब। इसके अलावा डियर जो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, तो सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है, यानी कि ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। डियर अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, और अगर आप उसकी मीनिंग को समझ नहीं पा रहे हो, तो वो आपकी जो वर्ब कहलाएगी डियर, वो कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट का मेन रोल रहता है। बिना ऑब्जेक्ट के हम सेंटेंस के अर्थ को पूरी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब विच नॉर्मली हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बिना कहानी अधूरी रहेगी, तो ट्रांजिटिव वर्ब। ही लव्स, भाई ही लव्स व्हाट, क्या कर, किसे प्यार करता है, किससे प्यार करता है? तो उसने बोला कि मैं ही लव्स पेट्स। अब समझ में आया ना कि ही लव्स पेट, भाई वो जानवरों से, या आप कह सकते हो कि पेट से प्यार करता है ना। ही लव्स चॉकलेट, ठीक है, ही लव्स फ्लावर्स। तो जब तक आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे मुझे समझ में ही नहीं आया, आपने केवल लिख दिया ही लव्स, ही सब्जेक्ट हो गया, लव क्या हो गई? वर्ब हो गई। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है भाई अर्थपूर्ण कहाँ है, मीनिंगफुल सेंटेंस कहाँ था? नहीं था ना। लेकिन जैसे ही आपने पेट्स लिखा, समझ में आ गया कि वो बंदा पेट्स से प्यार करता है, जानवरों से प्यार करता है। शी बाइज, भाई शी सब्जेक्ट है, खरीदना क्रिया है, लेकिन क्या खरीदती है वो? पता है क्या? नहीं पता, क्योंकि डियर ऑब्जेक्ट नहीं है। आपने कह दिया शी बाइज एप्पल, अब ठीक है, अब ठीक है, अब समझ में आ गया, अर्थ समझ में आ गया। द किड्स लाइक डैश, द किड्स लाइक पिकल्स, भाई बच्चे क्या पसंद करते हैं? अचार पसंद करते हैं। लेकिन डियर केवल लाइक लिख के छोड़ दोगे तो क्या समझ में आएगा? नहीं। तो ये जो वर्ब आप देख रहे हो जिसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है, उसको आप बोलना ट्रांजिटिव वर्ब। इसके अलावा डियर इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट का होना इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। देयर इज नो नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, हम बिना ऑब्जेक्ट के भी मीनिंग को निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं दे लाफ, ठीक है, तो आप भाई लाफ मतलब हंसना, दे मतलब सब्जेक्ट, वे हंसते हैं। ठीक है, या मैं बोलूं दे लाफ्ड, LAUGHED, दे लाफ्ड, वे हंसे। तो आप देख सकते हो डियर कि यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हमको कहानी समझ में आ गई कि वे हंसे, वे हंसते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं दे क्राइड, वे रोए, और अगर मैं बोलूं दे क्राई, वे रोते हैं, है ना। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं ना, उसमें हमको किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। इन शॉर्ट डियर हम बिना ऑब्जेक्ट के ही मीनिंग को समझ सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ जिससे आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रेगुलर वर्ब क्या होती है, आपने रेगुलर वर्ब नहीं बताई। डियर रेगुलर वर्ब वही होती है जो आप पढ़ते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वाला जो फॉर्मेट रहता है उसको रेगुलर वर्ब कहा जाता है। ठीक है, वही होती है आपकी रेगुलर वर्ब। ठीक है, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई डैश हिम येस्टरडे। डियर येस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी कि कहीं ना कहीं ये बात किसकी है? पास्ट की है। ठीक है, तो आप जब भी इस तरह से देखो, जब भी आपको बीता हुआ कल, बीता हुई रात, बीता हुआ सप्ताह, इस तरह के शब्द दिखेंगे तो आपको केवल और केवल उसको पास्ट सिंपल में बनाना है। बिल्कुल आप कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे, आप पास्ट सिंपल में बनाएंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म। आई विजिटेड हिम येस्टरडे। वी डैश टू द पार्क लास्ट वीक। अब देखिए वही आ गया ना, लास्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट नाइट,
ठीक है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जब भी आ जाए आप हमेशा क्या करोगे, पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। यू मस्ट डैश द इंस्ट्रक्शन, भाई यू मस्ट लिसन द इंस्ट्रक्शन, तुम्हें इंस्ट्रक्शंस को सुनना चाहिए। ऑलवेज डैश द ट्रूथ, तो डियर इसमें 3 ऑप्शंस हैं ए, बी और सी। हम लिखेंगे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। हर डैड डाइड 2 years, अब 3 ऑप्शन है डियर, उसके पिताजी 2 वर्ष पहले शांत हो गए, तो अपन क्या लिखेंगे 2 years ago। जब भी इस तरह की बात आएगी ना, देखो एक होता है एगो, एक होता है बिफोर, ठीक है। तो जब समय का बोध होगा कि भाई इतने साल पहले, ठीक है, इतने समय पहले, कई साल पहले, तो दोनों का ही मतलब होता है पहले, इसका भी और इसका भी। लेकिन डियर बिफोर जो होता है वो किसी चीज़ के क्रम में पहले बताता है, जैसे कि मेरे आने के पहले वो चले गए, उनके आने के पहले मैं चली गई, ठीक है, मेरे बोलने के पहले वो बोल गए, हमारे बोलने के पहले वो चले गए। तो जब क्रम की बात होगी ना, सीक्वेंस की, तो आप बिफोर लगाना, लेकिन इस तरह का समय का बोध हो रहा होगा ना, तो आप एगो लगाना। हर डैड डाइड 2 years एगो, भाई उसके पिताजी 2 वर्ष पहले शांत हो गए, तो इसमें एगो लगाना। आई डैश दैट मूवी लास्ट नाइट, देखिए आ गया ना लास्ट नाइट, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई वॉच्ड दैट मूवी लास्ट नाइट। यू डैश नेवर डैश मी विथ एनीथिंग, अब देखो डियर डिड तो आने से रहा, क्यों, क्योंकि कभी भी सिंपल सेंटेंस डिड से नहीं बनता, डिड का इस्तेमाल केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में होता है। डू आने से रहा, यू डू नेवर, नो। हाँ, इसमें यह आ सकता है यू हैव नेवर, और फिर दूसरे में क्या जाएगा, हेल्प्ड मी विथ एनीथिंग, भाई तुमने मेरी किसी भी चीज़ में कोई मदद कभी नहीं की है, ठीक है। तो इसमें आएगा यू हैव नेवर हेल्प्ड मी विथ एनीथिंग। आई डैश विथ अ माइनर एक्सीडेंट येस्टरडे, देखो आ गया ना येस्टरडे सेकेंड फॉर्म, ठीक है। आई प्रॉमिस, भाई मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, आई डैश यू माई मनी बैक। आई विल गिव यू माई मनी बैक, भाई मैं तुम्हें पैसे वापस दे दूंगा। माई नेक्स्ट जर्नी, भाई मेरी अगली यात्रा कब होगी, आई डैश फॉर 15 years। बाय नेक्स्ट जर्नी, सॉरी माई नहीं, बाय था वो, सॉरी, बाय नेक्स्ट जर्नी आई डैश फॉर 15 years। अब आई विल टीच, आई विल बी टीचिंग, या आई विल हैव टीचिंग। अब देखिए यहाँ पे सिंस या फॉर का यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम ये लगाएंगे, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 15 years, ये आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही डैश ऑल हिज लाइफ इन हिज नेटिव विलेज, डियर नेटिव का मतलब होता है जहाँ आपका जन्म हुआ है, जहाँ आपके पूर्वजों का स्थान है, जहाँ वो लोग रहते हैं, उसे नेटिव कहते हैं, ठीक है। तो ही डैश ऑल हिज लाइफ इन हिज नेटिव विलेज, तो इसमें होगा डियर कि ही मतलब वह अपना जो पूरी जीवन है वो कहाँ जी चुके थे, मतलब कहाँ जी चुके हैं, अपनी पूरी जीवन को कहाँ काट चुके हैं, वो अपने नेटिव विलेज में। तो इसमें आप लिखेंगे, देखिए हैज़ बीन तो आने से रहा, ये भी नहीं आएगा, तो आपको लिखना है यहाँ पे ही हैज़ लिव्ड ऑल हिज लाइफ इन हिज नेटिव विलेज। द ट्रेन डैश एट 7:30, अब आप देखिए द ट्रेन डिपार्ट्स, भाई ट्रेन 7:30 पर जाती है, ट्रेन 7:30 पर जा रही है, ठीक है, या ट्रेन 7:30 पर जा चुकी होगी या जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्ट्स परफेक्ट जाएगा, यानी कि आप बता रहे हो नॉर्मली कि भाई जो ट्रेन है वो 7:30 बजे निकलती है या 7:30 बजे उसका डिपार्चर होता है। इसके अलावा डियर ही हैज़ बीन डैश टू म्यूजिक ऑल डे, ही हैज़ बीन, अब देखो हैज़ बीन लगा हुआ है तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे लिसन्ड, ही हैज़ बीन लिसन्ड, कभी भी हैज़ आपके साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, ठीक है। व्हेन वॉज द लास्ट टाइम, भाई वो आखिरी समय कब था, यू डैश अ न्यू शर्ट, जब तुमने नई शर्ट खरीदी थी, तो हम बोलेंगे, देखिए पास्ट का सीन है ना, तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट में चल रही है ना, तो यहाँ पे भी जो आएगा वो पास्ट वाला आएगा, तो हम लगाएंगे इसमें बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, यू बॉट अ न्यू शर्ट। डू यू स्टिल डैश फुटबॉल ऑन संडे, अब देखिए डियर डू या डिड किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है, और यू के साथ तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डू यू स्टिल प्ले फुटबॉल ऑन संडे, भाई तुम क्या आज भी संडे को फुटबॉल खेलते हो। पायल डैश इन अ बैंक, भाई पायल क्या करती है, बैंक में वर्क करती है, बैंक में जॉब करती है, इसलिए ऐसे IAS वाली हम इसमें लगाएंगे। स्टॉप डैश एंड लिसन टू मी, स्टॉप डैश एंड लिसन टू मी, भाई स्टॉप टॉक्ड या स्टॉप टॉकिंग, भाई बात करना बंद करो, एंड लिसन टू मी, और मेरी बात सुनो।
आई नो, मैं जानती हूँ, हु डैश दिस वॉल, भाई मैं जानती हूँ कि किसने इस दीवार को पेंट किया, किया डियर, या ये आ रहा है ना, पेंट किया, किसने ये दीवार को पोता, तो सेकंड फॉर्म यानी कि ये आएगा, ठीक है। इट नेवर, इट नेवर, अब देखो इट के साथ सिंगुलर है, इज एस या एस लगाओ, इट स्नोज, इट नेवर स्नोज हियर इन विंटर, भाई यहाँ पे सर्दी में कभी भी बर्फ नहीं गिरती है, स्नो मतलब बर्फबारी। आई डैश फॉर अ पेन दिस कंपोजिशन, अब इसमें देखो डियर, आई एम लुकिंग फॉर अ पेन टू राइट दिस कंपोजिशन, भाई मैं एक पेन खोज रहा हूँ, यहाँ पे लुकिंग फॉर का मतलब है खोजने से, ढूंढने से, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे इसमें, आई एम लुकिंग फॉर, यानी कि मैं एक पेन खोज रहा हूँ, किस लिए खोज रहा हूँ, टू राइट दिस कंपोजिशन, मुझे ये कंपोजिशन लिखनी है इसलिए। शी डैश अप, अब देखो इससे पहचान करना, शी वॉज क्लाइंबिंग अप, और फिर यहाँ पे भी चाहिए डिडंट वॉन्ट, अब देखो डिडंट वॉन्ट, यहाँ पे अपन को कनेक्टर के साथ वर्ड चाहिए, तो यहाँ पे सबसे परफेक्ट डियर क्या जा रहा है, पहली बात तो देखो कि डिड लग रहा है, यानी कि कहानी बीती हुई है ना, तो जो भी कुछ आएगा वो पास्ट फॉर्म में आएगा, तो पास्ट फॉर्म को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, पास्ट सिंपल को डियर, तो पास्ट सिंपल के घर से बैठा हुआ है क्लाइम्ड, तो अपना आंसर रहेगा शी क्लाइम्ड अप 2 स्टेयर्स स्लोली, भाई वो धीरे धीरे सीढ़ियों पे चढ़ी, बिकॉज शी डिडंट वॉन्ट टू फॉल, क्योंकि वो गिरना नहीं चाहती थी, ठीक है। 22 देखिएगा डियर, द टीचर डैश द स्टूडेंट्स डैश द सम, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये जो 2 वाला फॉर्म रहता है ना, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डियर पहली बात तो ये इन्फाइनाइटिव कहलाते हैं, जो आपने पढ़ा था ना अभी इन्फाइनाइटिव वर्ब, वो यही होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इन्फाइनाइटिव वर्ब का इस्तेमाल किया है, ऐसे ही हम यहाँ पे भी उसका इस्तेमाल करेंगे। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू सॉल्व द सम, ठीक है। देखिए जितने भी शब्दों के पीछे ना आता है, जाना, खाना, बोलना, ठीक है, हल करना, ठीक है, टीचर ने कहा, टीचर ने बोला, टीचर ने कहा, टीचर ने क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला, तो जितने भी शब्दों के पीछे ना आता है, टू द स्टूडेंट्स टू सॉल्व द सम, हल करना, ठीक है, सॉल्व करना, तो इसलिए हमने यहाँ पर जेरेंड फॉर्म जो इन्फिनिटिव फॉर्म होती है उसका यूज़ किया है, टू सॉल्व का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। नोबडी डैश दैट ही इज इनोसेंट, भाई किसी को भी भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं करता कि वो भोला है, वो सीधा है। द स्ट्रेंजर डैश द शॉपकीपर टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज ही डैश थर्स्टी। अब आप देखो डियर, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड, स्ट्रेंजर ने क्या करा, रिक्वेस्ट की शॉपकीपर से टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, कि उसे एक गिलास पानी दे दो, क्योंकि ही वॉज थर्स्टी, वो क्या है भाई, प्यासा है, ठीक है। एज आई डैश माई आईज आई डैश स्ट्रेंज साइट, भाई एज आई ओपनड, जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, आई सॉ अ स्ट्रेंज साइट, मैंने एक अजीब सा दृश्य देखा। द स्पैरो डैश अवे आफ्टर ईटिंग मैंगो, भाई खाने के बाद, आम खाने के बाद जो चिड़िया है वो खुशी से उड़ गई, तो यानी कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या चलेगी, फ्लाई की फ्लू, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फ्लू, भाई उड़ गई ना, आफ्टर का मतलब पहले उसने आम खाया उसके बाद वो उड़ गई। 27 देखिए, ग्रैंड मदर टॉट अवर सिस्टर्स हाउ टू कुक, भाई दादी ने मेरी बहनों को तो सिखा दिया कि कैसे खाना बनाते हैं, बट शी डिड नॉट टीच अस, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया। डियर डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए अपन टीच करेंगे ना कि टॉट। ही डैश इट, तो आप करेंगे इसमें ही डज नॉट लाइक इट, क्योंकि डियर ही के साथ डू या डज में से डज लगता है, तो ही डज, और डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि एस या यस। दे डैश हेयर वेरी ऑफन, दे डू नॉट कम हेयर वेरी ऑफन, डियर दे के साथ डज कभी नहीं लगता और दे डोंट हो सकता है, ठीक है। आई डैश माइंड एट ऑल, तो आई डोंट माइंड एट ऑल, ठीक है। चलिए, आई डैश इंग्लिश फॉर 2 years, अब देखिए, अब इसमें क्या आ गया, फॉर 2 years, अब फंसने वाली बात आती है, तो कोई बात नहीं, आई के बाद एम नहीं लग रहा, तो ये तो आने से रहा, है ना। आई स्टडी हो नहीं सकता क्योंकि 2 साल की कहानी हो चुकी है। आई स्टडी इंग्लिश, भाई मैंने 2 साल इंग्लिश पढ़ी है, 2 साल मैंने इंग्लिश का अध्ययन किया है। आई स्टडीड, पढ़ी है ना। वॉट डैश यू ईट फॉर लंच येस्टरडे, डियर येस्टरडे यानी कि पास्ट,
और पास्ट में क्या लगता है, डिड। तो व्हाट डिड यू ईट फॉर लंच येस्टरडे, डैश यू फिनिश्ड योर होमवर्क। अब यू के साथ तो हैज़ नहीं जाएगा, इज नहीं जाएगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म लग रही है, थर्ड फॉर्म लग रही है, सॉरी। तो इज तो आने से रहा, बचा क्या, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, भाई क्या तुम अपना होमवर्क कर चुके हो। वी हैव, वी के साथ हैज़ नहीं आता, आर नहीं लगा सकते क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। तो वी हैव नेवर ईटन मैक्सिकन फूड। द चिल्ड्रन डैश द लॉस्ट पपी, भाई बच्चों ने क्या करा, द चिल्ड्रन हैव फाउंड द लॉस्ट पपी, बच्चे जो हैं वो खोया हुआ पपी ढूंढ चुके हैं। दे हैड, अब देखो डियर हैड लग रहा है ना, बिल्कुल मत सोचना स्पीक स्पोक स्पोकन थर्ड फॉर्म आएगी। चलो आई हैड नेवर, अब देखो फिर से हैड आ गया ना, मुझे यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। सी सॉ सीन, आई हैड नेवर सीन हर बिफोर, भाई मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा था। वेयर डैश द सिक्योरिटी गार्ड गॉन, अब देखिए गॉन थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो भाई सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गया था, वेयर हैड द सिक्योरिटी गार्ड गॉन। येस्टरडे आई डैश टू सी माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। अब आप देखिए येस्टरडे आई डैश, अब फिर से येस्टरडे आ गया ना, आई वेंट, मैंने आपसे पहले कहा था पास्ट सिंपल में लेके जाना, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। पीपल से, भाई लोग कहते हैं दैट इट इज बेटर टू लिव फॉर टुडे, कि आज के लिए जियो, आज के लिए जियो, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि आज के लिए जियो। तो डियर ये था हमारा आज का वर्ब का एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा सेक्शन, जिसमें मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया कि वर्ब क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। लगभग 40 के आसपास क्वेश्चंस हमने वर्ब के अटेम्प्ट करे हैं, जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत चल रहे हैं। जल्दी ही मैं आपको इनका एक कॉम्बाइंड टेस्ट यानी कि कुल 100 क्वेश्चंस, 100 भी क्यों 100 प्लस MCQs लेकर जल्दी ही मैं आप लोगों के सामने एक सीरीज लेकर आने वाली हूँ, जिसमें और पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे कंबाइंड क्वेश्चंस रहेंगे। ये पूरे 100 प्लस MCQs रहेंगे, एरर रहेंगे, सारा कुछ मिला के मैं जल्दी लेकर आने वाली हूँ। सो गाइज आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर गाइज कि हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गाइज, ऐसे ही जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।